आप सभी को असीम श्रीवास्तव का नमस्कार। मैं विकल्प दी ऑप्शन के डिजिटल मंच पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, मैं लगातार मुख्य परीक्षा जो आपकी 71वीं बीपीएससी की होनी है अप्रैल के महीने में संभवतः, उसको लेकर भूगोल मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मैं भूगोल के एक लेक्चर्स आपके सामने रख रहा हूं। इस क्रम में पहले कुछ पहले लेक्चर्स मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित थे। उसके बाद मैंने भूगोल को पढ़ाना शुरू किया टॉपिक वाइज, टॉपिक दर टॉपिक। और इसमें पहले हम लोगों ने भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को देख लिया है। पूरे 6 भौतिक प्रदेश जो भारत के हैं उसको मैंने विस्तार से बता दिया है। अब दूसरा टॉपिक जो होता है भूगोल का जो दूसरा टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, नदियों के बारे में बेसिकली अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जो टॉपिक है इसमें मुख्य परीक्षा के लिए कैसे पढ़ना है ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर ये फाउंडेशन क्लास होता तो उसमें कुछ शब्दावलियों को पहले बताता हूँ, फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों को एक एक महत्वपूर्ण नदी को विस्तार से समझाता हूँ। कुल 45-46 नदियों को पढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी बताता हूँ। लेकिन चूँकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुख्य परीक्षा ओरिएंटेड क्लास है, इसलिए अपवाह तंत्र से अब तक किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और इस पर किस प्रकार के सवाल भविष्य में बन सकते हैं, बस उन्हीं पर मुझको चर्चा करनी है। तो इसमें मुख्य परीक्षा में कभी नहीं आएगा कि गंगा नदी अपवाह तंत्र को समझाइए या गंगा नदी को उनके स्रोत से लेकर गंतव्य तक बताइए, ऐसा नहीं। सवाल आ सकता है कि हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मुख्य जो अंतर है स्पष्ट करें, ये सवाल आ सकता है। आजकल बहुत चर्चित भी है और आगामी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, ये जो टॉपिक है ये 38 नंबर के यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो अपवाह तंत्र से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग संपूर्ण आयाम से जितने भी इसके डायमेंशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग करेंगे। फिर एक शॉर्ट नोट्स बन सकता है इस टॉपिक से कि हिमालयी नदियों या ऐसे लिख सकते हैं, हिमालयी नदियों एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न 7 से 8 अंक में आ सकता है और आता भी है कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में, राज्य स्तरीय या संघ लोक सेवा में इस तरह के सवाल आए हैं। फिर एक शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। उसको हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। इसको भी विभिन्न आयामों से समझना होगा। बहुउद्देशीय परियोजना, ये जो टॉपिक है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजना, ये 38 नंबर के भी सवाल चूँकि इसमें आए हुए हैं, दो बार 38 नंबर के सवाल बीपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो दिखेगा आपको। और 7 से 8 नंबर में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। और एक सवाल बीपीएससी ने पूछा हुआ है 38 नंबर में, एक सवाल और बीपीएससी ने पूछा हुआ है 38 नंबर में। वो सवाल है अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारा से जुड़ा विवाद क्या है, इसका समाधान क्या है, कारण क्या है, ये सब। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है 38 नंबर में।
ये भविष्य में पूछा जाएगा तो ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा। इसके कई डायमेंशन हैं। ये शॉर्ट नोट्स में छोटे 7 से 8 अंक में ये सवाल पूछा गया भी है, पूछा जा सकता है। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स यानी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों ही दृष्टिकोण से ये सवाल पूछा गया है। तो इस तरह से अगर हम लोग अपवाह तंत्र से जुड़े इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो जो आगामी मुख्य परीक्षा है उसके लिए हम लोग कॉम्पिटेंट इनफ हो जाएंगे। और अगर एक दो टॉपिक जैसे नदी जल प्रतिरूप है, हालांकि कभी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं पूछा गया है, वो प्रीलिम्स का टॉपिक है। हाँ, एक टॉपिक 7 या 8 नंबर में इससे आ सकता है, वो टॉपिक हो सकता है 7 से 8 नंबर में डेल्टा एवं इसका महत्व। ये 7 से 8 अंक में ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो अगर हम लोग इन सभी टॉपिक्स पर अगर अच्छे से अपनी पकड़ बना लें तो अपवाह तंत्र से हम लोग हर प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। तो अभी जो इस लेक्चर की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ वो मैं राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से, जैसा कि आपको इमेज दिख भी रहा होगा, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इससे हम इस टॉपिक को आज के क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। इसको के कई सारे डायमेंशंस हैं, इसको मैं विस्तार से आपको समझाने जा रहा हूँ क्या है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, ये आज हमारा क्लास शुरू होने जा रहा है। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम लोग NRLP बोल देते हैं, ठीक है। तो ये परियोजना क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, कौन सी संस्था इस परियोजना को पूरा करने के लिए जिम्मेदार बनाया किस संस्था को जिम्मेदार बनाया गया है, ये सब तमाम बातें हैं। लेकिन सबसे पहली बात हमको ये समझना चाहिए कि आखिर भारत में नदियों को जोड़ने की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। जब इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे ना, तब आपको इस परियोजना का महत्व समझ में आएगा। क्योंकि सबसे पहले क्यों और कैसे, क्या हम लोग बाद में, जब हम लोग क्यों और कैसे समझ लेंगे या क्यों और क्या समझ लेंगे, तब कैसे किया जाएगा ये ज़्यादा अच्छे से हम समझेंगे। तो फिर क्यों ज़रूरत है और क्या है ये समझेंगे, और तब कैसे ये होना है ये समझेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि भारत में नदियों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों है। पहला तो ये, नदियों को जोड़ने की ज़रूरत क्यों, पहला तो प्रश्न यही उठता है। पहले हम लोग इसी प्रश्न को देखेंगे कि भारत में नदियों को जोड़ने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो अब मैं आपको बिंदुवार अच्छे समझाता हूँ कि हमारे देश में नदियों को जोड़ने की ज़रूरत है क्यों। सबसे पहली बात देखिए, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। किसी भी प्रकार का आप संसाधन, किसी भी प्रकार का आप प्राकृतिक संसाधन देख लीजिए, हमारी धरती में मौजूद है, हमारे देश में मौजूद है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये हो जाती है कि हमारे देश में सभी संसाधन तो हैं, लेकिन उनका वितरण एक समान नहीं है। अब जैसे मानसूनी वर्षा को ही देख लीजिए, भारत में 115 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये अच्छी खासी वर्षा की मात्रा मानी जाती है, पर्याप्त वर्षा होती है। लेकिन संपूर्ण देश में एक समान 115 से 120 सेंटीमीटर वर्षा नहीं होती है, उसका वितरण असमान है। कहीं तो लद्दाख में 10 सेंटीमीटर, भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में ही होती है, तो लेह लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर में 15% से भी कम बरसात होती है। भारत के 1/3 हिस्से पर 50 से 75 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। और केरल जो है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल
पश्चिमी तटीय मैदान, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, अंडमान निकोबार, यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बरसात होती है। तो बिहार में 100 से 120 सेंटीमीटर के बीच औसत वार्षिक वर्षा होती है। और जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाएंगे वर्षा की अवधि भी कम होती चली जाती है। तो वर्षा होती है पूरे देश में, लेकिन उसका वितरण एक समान नहीं है, कहीं बहुत कम, कहीं औसत से भी कम और कहीं बहुत ज़्यादा। तो इसमें दिक्कत होती है। कहीं भाई वर्षा संपन्नता से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वो कुछ राज्यों के पास संसाधन घट जाते हैं, इसके मामले में खेती में पिछड़ जाते हैं और अन्य चीज़ों में पिछड़ जाते हैं और अन्य समस्याएं आ जाती हैं। उसी तरीके से हमारे देश में नदियां तो तमाम हैं, बहुत सारी नदियां हैं, जल संसाधन की कोई कमी नहीं है। जो भूमिगत जल भंडार है उसकी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भूमिगत जल भंडार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तो काफ़ी ऊंचा है। तो जो प्रायद्वीपीय पठारी इलाका है वहाँ भूमिगत जल भंडार काफ़ी नीचे है। तो ये जो मरुस्थलीय इलाका है वहाँ तो और भी नीचे है। इवन यहाँ तो प्रायद्वीपीय पठारों में ट्यूबवेल और इस सब को ड्रिल करना, चट्टानों को तोड़कर काफ़ी गहराई में 500-600 फुट नीचे से तब जाकर पानी प्राप्त हो पाता है। तो और मात्रा भी कम है, भूमिगत जल भंडार भी कम है। औसत रूप में पूरे राष्ट्र में भंडार अच्छा है, लेकिन फिर उसका वितरण कम है। वही हाल नदियों का भी है। हमारे देश में अनेकों नदियां हैं, 45-50 से ज़्यादा तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन जहां हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा सदा वाहिनी हैं और सालों भर बहती हैं, उनका स्रोत हिमानी भी है और वर्षा भी है। तो दक्षिण भारत की जो अधिकांश नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियां, उनका स्रोत सिर्फ वर्षा का जल है। वो नित्यवाही सदा नीरा नहीं है, वो पेरेनियल नहीं है, इसीलिए इनमें जल का घाटा बना रहता है। तो होता क्या है, इस कारण से हमारे देश में जल संसाधन तो पर्याप्त है, लेकिन जल संसाधन का वितरण एक समान पूरे देश में नहीं है। तो होता क्या है कि बरसात के समय में इन नदियों में जो अधिशेष जल आता है, एक शब्द होता है अधिशेष, अधिशेष जल। इसका ये मतलब हुआ कि जो नदी में पानी का प्रवाह हो रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है, तो एक तो नदी कहलाने लायक रहे, इसलिए उसमें एक ठीक ठाक मात्रा में जल का प्रवाह होना चाहिए हमेशा। दूसरा, उस सिंचाई की गतिविधियां चल रही हैं, औद्योगिक कल कारखानों को पानी दिया जा रहा है, उससे घरों में जल वितरण हो रहा है, नागरिक जलापूर्ति हो रही है, नहरों के माध्यम से सिंचाई हो रही है, औद्योगिक कल कारखानों को पानी मिल रहा है। इसके अलावा जो अतिरिक्त पानी आ जाता है नदी में, उसी को कहते हैं अधिशेष पानी। तो वो जो अधिशेष पानी, जो नदियां बरसात के समय में उस अतिरिक्त पानी को अपनी जलधारा में संभाल नहीं पाती हैं, वही अतिरिक्त पानी दोनों तटों दाएं बाएं जो नदियों का दो, तो उधर पानी फैल जाता है, उसको बाढ़ बोलते हैं। तो होता क्या है कि भारत में इस तरह से जो उत्तर भारत में अधिकांश नदियों में जो है वो अधिशेष पानी होता है, इसलिए कई भागों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जबकि दक्षिण भारत की कई नदियों में या दक्षिण भारत के कुछ भागों में जल की कमी होने के कारण, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी भी जल ना हो, उसके कारण सूखे की स्थिति बन जाती है। अब जल के वितरण को संतुलित करने के लिए, क्षेत्रीय जो असंतुलन है जल के वितरण में, उसको संतुलित करने के लिए ही हमारे देश में नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई है। अब किस प्रकार, तो जिन नदियों में अधिशेष जल है, यानी अधिशेष जल वाली नदी घाटियों को, इस इलाके में जो नदियां हैं ना, ये अधिशेष जल वाली हैं। इस इलाके में जो नदियां हैं, ये नदियां अधिशेष जल वाली हैं। और तो अधिशेष जल वाली नदी घाटियों को कम जल वाली नदी घाटियों से जोड़ने के लिए जल अंतरण, अंतर घाटी जल अंतरण, यानी कि इंटर वैली वाटर ट्रांसफर की जो नीति बनाई गई, जो योजना बनाई गई, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। और जल संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में
69,000 मिलियन। जल संसाधन मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 69,000 मिलियन क्यूबिक फुट, मिलियन क्यूबिक फुट, क्यूबिक फुट जल उपलब्ध है। भारत में जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार 69,000 मिलियन क्यूबिक फुट या घन फुट जल उपलब्ध है, और इस उपलब्ध जल का हम लोग सिर्फ 13% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, और बाकी का जो 87% है वो समुद्र में चला जाता है। हम उसको रोक नहीं पाते हैं, हम उसको यूटिलाइज अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इस 87% का 1% भी, छोड़िए 10%, 20%, 50% की बात, अगर इस 87% का 1% जल भी हम खेती के लिए उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं तो लाखों हेक्टेयर ऐसे खेतों को पानी मिलना सुनिश्चित हो पाएगा जो अब तक सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता में कमी आएगी। आज जो भारतीय कृषि आज भी जो मानसून का जुआ कहलाती है, वो उस धारणा कमज़ोर होगी, वो टूटेगी, और हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मौसम और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जलवायु, वर्षा कम हो अधिक हो, हम उसको मैनेज कर पाएंगे, खेती अच्छे से कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि चूँकि हमारे देश में जल का वितरण असमान है, कुछ नदियों में, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति बन जाती है, और हम अपने उपलब्ध जल संसाधन का वर्तमान में 13% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। 87% समुद्र में चला जाता है। अगर हम इस 87% के कुछ अंशों का इस्तेमाल करने लग जाएं तो हमारी कृषि की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, और इसके लिए ज़रूरी है नदियों को आपस में जोड़ना, ये बेहद ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम जान गए कि आखिर राष्ट्रीय भारत में नदियों को जोड़ना क्यों ज़रूरी है, तो फिर हमको ये जानना चाहिए कि अगर हम नदियों को जोड़ने की परियोजना पर काम करते हैं, हमारी भारत सरकार इस परियोजना पर काम करती है, तो फिर इस परियोजना से कौन कौन से लाभ होने जा रहे हैं भारत को, हम भारतीयों को, हमारे राज्यों को, हमारे देश के नागरिकों को। तो अब हम लोग को ये जानना चाहिए कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के कौन कौन से लाभ होंगे अगर यह परियोजना धरातल पर उतारी जाती है। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ NRLP के लाभ, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के लाभ। आप भी एग्ज़ाम आए बिंदुवार लिखेंगे, अच्छा लगेगा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि देखिए, वर्तमान में देश में जो सिंचाई की क्षमता हासिल है वो 140 मिलियन हेक्टेयर, 140 मिलियन हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जा चुकी है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना को धरातल पर उतारते हैं तो हमारी जो वर्तमान सिंचाई की क्षमता है वो 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर, 175 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ जाएगी। यानी अतिरिक्त 35 मिलियन हेक्टेयर खेत जो अब तक सिंचाई से वंचित है वो सिंचाई के दायरे में आएंगे, और हमारी मानसून पर निर्भरता कम होगी, अधिक उपज होगा, खाद्यान्न संकट दूर होगा, खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करना संभव हो पाएगा। ये सब इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए तथ्य हैं। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा फायदा कि अगर हम अधिशेष जल वाली नदियों को अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ते हैं और उनका जो सरप्लस पानी है, अगर वो पानी हम यहाँ से ले आते हैं तो उस नदी के स्वास्थ्य पर न तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, न उत्तर भारत के मैदान में खेती पर प्रभाव पड़ना है, न जल संकट आएगा। वो पानी है जो बाहर फैल जाता और बाढ़ आ जाती मानसून के समय में, उस अधिशेष जल को ही हमको ट्रांसफ़र करना है। ये बात है नदी को जोड़ने के अंतर्गत। तो जब हम वो पानी जो बाढ़ लाता है उत्तर भारत के मैदान में, पूर्वी भारत के मैदान में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, जब हम वो पानी ट्रांसफ़र करने में सक्षम हो पाएंगे तो बाढ़ पर नियंत्रण हो पाएगा।
ठीक है ना। तो बाढ़ नियंत्रण संभव, ये लाभ। और जब हम वो अधिशेष पानी को हम ट्रांसफर कर पाएंगे नहरों के द्वारा, लिंकिंग के द्वारा, तो जिन इलाकों में सूखा पड़ रहा है, सूखे की समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी सूखा नियंत्रण भी हो पाएगा, वहाँ पेयजल का संकट दूर होगा, वहाँ सिंचाई के लिए पानी की जो अनुपलब्धता है वो समाप्त होगी, यानी कि जल संकट दूर होगा। तो हम न केवल बाढ़ अपितु सूखा नियंत्रण भी कर पाएंगे, सूखा नियंत्रण भी कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद कौन सा लाभ होगा? तो इस परियोजना के अंतर्गत बड़े बड़े स्टोरेज रिजर्वायर, भंडारण जलाशय, भंडारण बांध बनाए जाने, जिनमें हम वो सरप्लस अधिशेष पानी को भंडार करेंगे, स्टोर करेंगे। तो जो जलाशय हम बनाएंगे वहाँ से हम जल विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस परियोजना का लाभ होगा जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, ये हो पाएगा। इसके अलावा ये जो हम लोग जलाशय बनाएंगे जिसमें हम नदियों के अधिशेष पानी को, अतिरिक्त पानी को जमा करेंगे, फिर इनको नहरों से दूसरी नदियों से जोड़ा जाएगा जिन नदियों में जल का घाटा है। तो इन नहरों के ऊपर सोलर प्लेटिंग कर दें तो जल का वाष्पीकरण भी नहीं होगा, जल खारा भी नहीं होगी, जल का तापमान मेंटेन रहेगा, उसमें मछली पालन भी हो पाएगा। तो उनके किनारे, नहरों किनारे या नहरों के ऊपर सोलर प्लेटिंग, यानी कि सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का भी उत्पादन हो पाएगा। और ये सब आप जानते हैं कि ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है, इनसे कोई प्रदूषण नहीं होना है, इनसे कोई प्रदूषण नहीं होना है, ये हमारे हित में है। ये जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक हमको जीरो कार्बन एमिशन राष्ट्र बनना है, शून्य कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र, उसमें ये मददगार होगा। कोयले पे हमारी, जीवाश्म ईंधन पे हमारी निर्भरता कम होगी विद्युत उत्पादन के लिए। इसके बाद सालों भर इन नहरों के माध्यम से 15,000 किलोमीटर लंबी नहरों की श्रृंखला होगी। जब हम इन नदियों को आपस में जोड़ेंगे तो 15,000 किलोमीटर, तो नहरों में पर्याप्त पानी होगा। तो सालों भर नौवहन, नौवहन मतलब नेविगेशन यानी कि जल परिवहन, सालों भर नौवहन, सालों भर जल परिवहन संभव हो पाएगा। परिवहन का सबसे सस्ता साधन, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली साधन है परिवहन का, पर्यावरण मित्र, प्रदूषण नहीं होता, इसकी कीमत भी कम होती है। हाँ, तो सड़कों पर और रेलवे पर जो भार है उसमें भी कमी आएगी, और भारत में जो नेशनल वाटरवेज की संकल्पना है उसको मजबूती मिलेगी। तो सालों भर नौवहन हो पाएगा। इसके बाद मत्स्यन के अवसर में, यहीं पे मैं सामने और यहाँ लिख देता हूँ, मछली पालन, मत्स्यन के अवसरों में वृद्धि होगी, मछली पालन की संभावनाओं में वृद्धि होगी, पोषण स्तर लोगों का बढ़ेगा। मछलियाँ पोषक तत्व उपलब्ध कराती हैं भोजन में, तो कम कीमत में देश की जनसंख्या को पोषण युक्त आहार मिल पाएगा। जो लोग मछली पालन करेंगे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगी। तो ये जो इतने सारे स्टोरेज, 3,000 स्टोरेज रिजर्वायर बनाने जाने हैं, 3,000 जलाशय बनेंगे जिनमें अधिशेष पानी को स्टोर करना है, 15,000 किलोमीटर लंबी नहरें होंगी। ये करेगा कौन? काम का ये बनेगा कैसे? मानव संसाधन के द्वारा। तो फिर क्या होगा? रोजगार सृजन होगा, बड़े पैमाने पर लाखों रोजगार सृजन होना है। और ऐसा नहीं कि बन गया तो फिर नौकरी से हट जाएंगे, क्योंकि उसको फिर मैनेज भी तो करना है, इसको सस्टेन भी तो कराना है, मेंटेन भी तो कराना है। तो रोजगार जो क्रिएट होगा उनमें से कई रोजगार ऐसे होंगे जो परमानेंट नेचर के होंगे। इसके बाद ये जो नहरें गुजरेंगी तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, कई ऐसे वन क्षेत्र हैं जहां जल संकट के कारण वहां पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो रही है। तो जो सूखे जंगल हैं और जो सूखे क्षेत्र हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ जो पारिस्थितिक गिरावट आ रही है, पारिस्थितिक गिरावट,
पारिस्थितिक गिरावट जो आ रही है जल के अभाव में, उसमें कमी आएगी, पारिस्थितिक गिरावट में कमी आएगी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। फिर इसके बाद लाखों क्या करोड़ों आबादी को पेय जल, ड्रिंकिंग वाटर, पेय जल हेतु स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी हमेशा। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा ऐसे नहर होंगे जिनके फ्लैट बेस जो होंगे वो कंक्रीट के नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पानी रिसेगा भी। पानी रिसेगा तो क्या होगा, भूमिगत जल स्तर ऊपर होगा। देश के कई क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। इससे खेती प्रभावित होती है, मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, वो सब नहीं होगा। तो भूमिगत जल स्तर ऊपर आएगा, उसमें सुधार होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी अर्लियर डिस्कस किया कि भारतीय कृषि की मॉनसून पर निर्भरता में कमी आएगी। भारतीय कृषि की मॉनसून पर निर्भरता में कमी आएगी। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो भारतीय कृषि आज तक मॉनसून का जुआ बनी हुई है, वो टैग हटेगा। हम आत्मनिर्भर होंगे खेती करने में। और फिर इसमें जो फ़ायदा होगा कि लाखों परिवारों की जो आर्थिक बदहाली है, लाखों परिवारों की आर्थिक बदहाली दूर होगी, आर्थिक बदहाली दूर होगी। उनका जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा सिंचाई, हाँ, इसके अलावा क्या होगा कि कुल मिलाकर अगर आप इतने सारे कार्य हो रहे हैं तो हम निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे कि कुल मिलाकर देश के आर्थिक विकास को एक नई दशा और दिशा प्राप्त होगी। तो इन सबका सार ये होगा कि देश आर्थिक रूप से सशक्त होगा। देश के आर्थिक विकास को, देश के आर्थिक विकास को एक नई दिशा व दशा प्राप्त होगी। तो एक ये जो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, जो अति महत्वाकांक्षी परियोजना है हम भारतीयों के लिए, उससे एक नहीं दर्जनों लाभ जुड़े हुए हैं। तब फिर सवाल ये उठता है कि जब हम लाभ भी जान गए कि भाई इससे इतने ज़्यादा लाभ हैं, तो कहने का मतलब है कि फिर इस परियोजना का इतना विरोध क्यों हो रहा है? इस परियोजना को आगे कैरी फॉरवर्ड या इसको धरातल पर उतारने का विरोध किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, जबकि हम देख रहे हैं कि इसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है हमको। चीन ने तो कई नदियों को आपस में जोड़ा भी है, तो यहाँ पर इतना विरोध हो रहा है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो हमको अब ये जानना चाहिए कि आखिर राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का विरोध किस आधार पर हो रहा है, क्या वो उचित है और क्यों हो रहा है, अभी इसको हम लोग समझते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सारे बिंदुवार टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये जो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, इसका विरोध क्यों हो रहा है इतना, अब इसको भी समझना जरूरी है। तब आप खुद निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि इसका विरोध किया जाए या इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। तो अगला मुद्दा ये उठता है कि NRLP नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का विरोध क्यों। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले, आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है। सबसे पहली बात, पहला विरोध का यही पॉइंट है कि ये जो 3000 भंडारण जलाशय बनाए जाएंगे, स्टोरेज टैंक, स्टोरेज रिजर्वायर जिसमें पानी एकत्रित किया जाएगा,
और फिर नदियों को 15,000 किलोमीटर लंबी नहरों की जाल बिछाई जाएगी। उससे अनुमान है कि जिन इलाकों में ये जलाशय बांध बनेंगे और जिन इलाकों से ये नहर गुजरेंगी, उसके कारण 15 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, अपने घर उनके छिनेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसलिए पहले हमको ये वर्कआउट कर लेना चाहिए कि जो लोग भी किसी एक जलाशय के बनने से या किसी क्षेत्र में नहर विशेष के बनने से विस्थापित होंगे, उनके पुनर्आवास, उनके जिस रूप में जिस हाल में वो थे, जैसा उनको घर था, जितनी उसी तरीके से उनको बसाने की पहले व्यवस्था की जाए। और इसमें शंका है क्योंकि भारत का ये इतिहास कहता है कि जब जब कोई बहुउद्देशीय परियोजना बनी है, जैसे सरदार सरोवर परियोजना, बहुत ही इसका विरोध हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां थी, पुनर्वास की व्यवस्था समुचित नहीं थी। तो चूंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा ये जो इतने बड़े क्षेत्र में नहरें बनेंगी और जलाशय बनेंगे, तो माना जा रहा है कि इससे पहले तो बताया कि 15 लाख विस्थापन होगा। ये एक समस्या है और इसको लेकर विरोध हो रहा है इस परियोजना। फिर 27.66 लाख हेक्टेयर ये जो जलाशय बनेंगे और नहरें बनेंगी, तो जलाशय के बनाने से पूरे देश भर में 27.66 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, डूब जाएगी। तो लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। और इस 27.66 लाख हेक्टेयर भूमि में से 1,04,000 हेक्टेयर 1,04,000 हेक्टेयर भूमि जो डूबेगी, जो जलमग्न होगा, वो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्र होगा। तो जो घने वन हैं, जहाँ जैव विविधता है, प्राकृतिक वनस्पति जीव जंतु हैं, जिन क्षेत्रों में, वहाँ भी लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि जल से डूबेगी। यानी कि उस इलाके में जैव विविधता का भी ह्रास होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और जीव जंतु बेघर हो जाएंगे। ये एक समस्या आएगी, इसलिए इस परियोजना का विरोध हो रहा है। इसके अलावा जो एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है पैसा। इसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक लागत होने वाला है। जब ये परियोजना सोची गई थी 1980s में कि बनेगा, तब इसमें अनुमान था उस ज़माने में, उस समय की महंगाई के अनुसार कि 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। उस समय तो हम आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, इसीलिए 1980s में ये परियोजना, ये पूरा फ्रेमवर्क बन गया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उसके लिए एक आर्थिक संकट भी जिम्मेदार है और भी कई सारे कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन ये एक मेजर रोल था कि इतना पैसा उस समय कहाँ था। और आज के हिसाब से अगर हम लोग जोड़ें ना कि आज की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट है, आज के हिसाब से अगर राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना को धरातल पर उतारा जाए तो माना जा रहा है कि आज भी 11 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी अगर आज के आज इस परियोजना को धरातल पर उतारा गया। तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 3-4 बड़े राज्यों का टोटल 1 साल का बजट है। तो पहले तो क्लियर हो गया कि राज्य सरकारें अपने बल पे इन परियोजनाओं को तो सस्टेन बना ही नहीं सकती, केंद्र को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसीलिए इस परियोजना को ही राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना कह रहे हैं। और केंद्र के लिए भी एक मुश्त 11 लाख करोड़। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये परियोजना बनेगी। ये परियोजना अगर पूरे देश में एक साथ शुरू कर दे तो 1 दशक गुजर जाएगा बनने में, और तब तक ये 11 लाख करोड़ आज सोच रहे हैं, फिर वो हो जाएगा 25 लाख करोड़। तो ये भारत के लिए अभी भी एक बहुत बड़ी राशि है, और इसको अरेंज करना फिर उससे कहीं ना कहीं उसका फिर दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। तो हालांकि अगर हम इसको अरेंज भी कर लेते, क्योंकि एक बार में तो सारी नदियाँ जुड़ेंगी नहीं, फेज बाय फेज होगा, तो रिसोर्सेज तो लगेंगे, तो आर्थिक लागत बहुत ज़्यादा है। ये भी एक समस्या, इसलिए भी विरोध हो रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक और है कि बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन, वनों को काटा जाएगा ना, आखिर नहरें बनेंगे, जलाशय बनेंगे, तो
पेड़ों की कटाई होगी, वनोन्मूलन होगा, तो जहाँ बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधों को काटा जाएगा, तो फिर वायुमंडल में आर्द्रता की कमी आ जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जो नमी छोड़ते हैं उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो उस क्षेत्र विशेष में वायुमंडल में आर्द्रता की कमी आएगी, तो रेन पैटर्न, वर्षा का पैटर्न ही बदल जाएगा। वर्षा का पैटर्न बदलेगा तो घनघोर जल संकट, भूमिगत जल स्तर भी नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति में अवांछनीय छेड़छाड़ के दुष्परिणाम हमको देखने पड़ेंगे। पूरा रेन पैटर्न बदलेगा, जिस इलाके में बहुत लार्ज स्केल वनोन्मूलन होगा, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है कि कई राज्यों का ऐसा मानना है कि इसमें जो संघवाद की अवधारणा है, संघवाद की अवधारणा, इस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जो नदियां हैं या जो जल बंटवारा है वो राज्य सूची का विषय है। तो नदियों को आपस में जोड़ना तभी संभव होगा जब राज्य सहमत होंगे, क्योंकि भारत में ऐसी नदी बहुत कम है जो एक ही राज्य में उद्गमित होती है और एक ही राज्य में समाप्त हो जाती है। अधिकांश बड़ी नदियां दो या दो से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं, तो फिर उन राज्यों को आपस में सहमत होना होगा, तभी तो ये प्रोजेक्ट फुलफिल होगा। लेकिन कई राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार बिना राज्यों की सहमति से इस प्रोजेक्ट का पूरा फ्रेमवर्क केंद्र सरकार ने बनाया है, इसमें संघवाद की जो अवधारणा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो कई राज्य इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिना राज्यों के सहमति के ये प्रोजेक्ट धरातल पे उतर नहीं सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ। और दूसरा राजनीतिकरण के कारण भी विरोध हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ आप जान ही रहे हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार पूरे देश में नहीं है, या यहाँ सिर्फ दो दलीय व्यवस्था नहीं है अमेरिका की तरह। यहाँ पर तो सैकड़ों की संख्या में राजनीतिक पार्टियाँ हैं। इसके अलावा भी अगर आप राज्य सरकारों की बात करें तो किसी राज्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी राज्य में कोalition संघ गठबंधन की सरकार है, तो हमेशा यहाँ विवाद होता रहा है। अब मान लीजिए कि कोई राज्य है जैसे कर्नाटक, और मान लीजिए आप चाहे आप उदाहरण ले लीजिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो इस समय राजस्थान में दूसरे पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में दूसरे पार्टी की, अभी तो खैर दोनों राज्यों में एक पार्टी की सरकार है। इससे पूर्व में राजस्थान में दूसरे पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में दूसरे पार्टी की सरकार। तो जब जरूरी भी हो चंबल और सिंध इत्यादि नदियों को आपस में जोड़ने की कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को लाभ मिले, दोनों तैयार नहीं होते, क्योंकि दोनों यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की जो दोनों यहाँ की सरकारें अलग हैं। अब ये बात और है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। तो देखिए केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू हो गया है, लेकिन लंबे वर्षों तक मध्य प्रदेश में दूसरे पार्टी की सरकार थी, यूपी में दूसरे पार्टी की सरकार, ये धरातल में उतरा ही नहीं, क्योंकि राजनीति हुआ। राज्य सरकारों ने जनता का हित नहीं देखा, राजनीति किया बस जल बंटवारे को लेकर। इसलिए भी हमारे देश में विरोध होता है। गलत किसी भी ऐसी परियोजना का विरोध नहीं होना चाहिए जिसमें सबका विकास छुपा हुआ हो। ऐसी परियोजनाओं को अपने पॉलिटिकल छुपे हुए जो इंटरेस्ट हैं उनको दरकिनार करके राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। पता नहीं कब हमारे यहाँ लोग इस तरह से काम करेंगे और इस कारण से जो है विरोध होता रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। अब सवाल ये उठता है, हालांकि मैंने इसका उत्तर अभी आपको दिया, सवाल ये उठता है क्या इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए। जितनी भी आशंकाएं हैं उन सभी आशंकाओं को अच्छे से एड्रेस करना चाहिए, अच्छे से टाइम देना चाहिए, और वो सभी समस्याएं इन परियोजनाओं को आगे ले जाने में समस्या क्रिएट ना करें, इस पर काम पहले कर लेना चाहिए और पहले समस्याओं का समाधान पूरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब बन जाना चाहिए और इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित में है। जल का वितरण एक समान नहीं है, कुछ बाढ़ से बर्बाद हो रहे हैं तो कुछ सूखे से बर्बाद हो रहे हैं। राष्ट्र एक है,
और प्राकृतिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक राज्य का अधिकार नहीं होता। जो भी हमारी प्रकृति में उपलब्ध है उस पर समस्त भारतीयों का अधिकार है, समान अधिकार है। इसीलिए इस परियोजना को जितनी भी समस्याएं हैं या जो भी विवाद हैं उन पर समुचित ध्यान देकर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, आप लोग सब कुछ सिविल सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, अगर उनमें कुछ नीतियों में या उनके कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियां हैं, समस्याएं हैं, उनको उजागर करिए, लेकिन आप उस नीति के समर्थन में रहिए, तभी आप प्रशासक बनेंगे। तो यहाँ पर आपको इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, पर फोकस करना चाहिए इन समस्याओं का समाधान निराकरण करते हुए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना क्या है, क्यों ये जरूरत है नदियों को जोड़ने की, इस परियोजना के कौन कौन से लाभ होंगे, आखिर इस परियोजना का विवाद क्यों हो रहा है, ये हम तो समझ गए। अब हम समझेंगे कि भारत में नदियों को जोड़ने की जो मांग है उसका इतिहास क्या है, कैसे कैसे ये मांग आगे बढ़ती चली गई और आज धरातल पर कुछ परियोजनाएं उतर गई हैं, काम शुरू हो गया है। तो किस प्रकार किस नदी को, कितनी नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, ये सब मुद्दों पे अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके जो बड़ा वाला एस्पेक्ट है, एक बड़ा आयाम है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इसको विस्तार से समझाता हूँ कि इस परियोजना की मांग कब से हो रही है हमारे देश में। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि देखिए, भारत में नदियों को जो जोड़ने की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर्स इन इंडिया, जो है हमारे देश में, सर्वप्रथम एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही 19वीं सदी में, मतलब लेट 19th सेंचुरी, 1850 के आसपास, 1850 के से लेकर उसके बाद का जो पीरियड है उस समय इन्होंने ही, सर आर्थर कॉटन ने ही उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया था, लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन बात यहाँ पर यह है ना कि सर आर्थर कॉटन तो थे ब्रिटिश इंजीनियर, आखिर उस समय इन्होंने ऐसी आवश्यकता क्यों समझी कि उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ा जाना चाहिए? क्या इनका उद्देश्य जो लाभ मैंने गिनाए हैं उसको लेकर था? नहीं, उस समय सर आर्थर कॉटन की मांग में जो छुपा हुआ उद्देश्य था वो था कि अगर इन नदियों के जल को हम यहाँ इन नदियों में यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे इस इलाके में जो छोटा नागपुर पठार का जो खनिज संसाधन है उसको बंदरगाह पर आसानी से, सुगमता से हमेशा लाते रहेंगे, क्योंकि इन नदियों में पर्याप्त जल रहेगा। वो बंदरगाह पे लाएंगे और फिर उसको इंग्लैंड पहुंचा देंगे। वहाँ की औद्योगिक क्रांति में हमारे देश के संसाधनों का अच्छा से इस्तेमाल हो पाएगा। लेकिन मांग सबसे पहले सर आर्थर कॉटन ने की थी 19th सेंचुरी में, भले ही उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन जब फिर हम आज़ाद होते हैं तो आज़ाद होने के बाद सबसे पहली बार 1972 में इसकी मांग की गई। उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ने की मांग किसने की? तो 1972 में जो तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे, केंद्रीय सिंचाई मंत्री KL राव, इन्होंने सबसे पहले मांग की कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, गंगा कावेरी लिंक प्रस्ताव इन्होंने एक प्रस्तुत किया था। और इनके इस प्रस्ताव का मुख्य सार ये था कि ये चाहते थे कि जो गंगा नदी का अधिशेष जल है, जो मानसून के समय एक्स्ट्रा पानी प्राप्त होता है गंगा नदी के बेसिन में, उसको नहरों और नदियों के माध्यम से कावेरी नदी तक, यानी गंगा जो यहाँ बह रही हैं, ये गंगा, इनके पानी को यहाँ कावेरी तक ट्रांसफ़र कर देना, ताकि दक्षिण भारत में जो जल संकट है या जल विवाद है उसको दूर किया जा सके। सबसे पहले ये डिमांड किया था श्री KL राव ने 1972 में, तत्कालीन भारत सरकार में ये सिंचाई मंत्री थे। फिर काफ़ी धीमे धीमे प्रोग्रेस हुआ।
फिर 1972 के बाद हम आते हैं 1980 में, 8 साल के बाद के एल राव साहब की मांग को गंभीरता से लिया गया होगा शायद। तो फिर केंद्र सरकार ने एक योजना बनाया, केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई और उस योजना का नाम था राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में तो एनपीपी, लेकिन फुल फॉर्म इसको कहते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ये 1980 में केंद्र सरकार ने बनाया। तो 1980 में ये प्लान बना और इस प्लान के तहत ही उत्तर भारत की अधिशेष जल वाली नदियों को दक्षिण भारत में जल की कमी वाली नदियों से जोड़ने की एक योजना बनाई गई। उस योजना को क्या बोलते हैं? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। किस साल बनाई गई? 1980 में। तो ये जो पूरी प्लान बनी कि कैसे उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत नदियों से जोड़ा जाएगा, इसके लिए 1982 में एक संस्था बनाया गया, जो ये संस्था इसका अध्ययन करेगी इस परियोजना का। तो लेटर क्या डेवलपमेंट हुआ? 1982 में एक संस्था बनाई गई, NWDA। ये जो संस्था है NWDA, इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, इसका गठन केंद्र सरकार ने किया। कब? 1982 में। क्यों किया? तो इस संस्था को, इस एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी गई कि ये जो उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ा जाएगा, इसकी व्यवहार्यता का परीक्षण करें। क्या यह परियोजना व्यवहारिक होगा? क्या इसको धरातल पर उतारा जा सकता है? इसका अध्ययन करना था। और इसके बाद क्या उत्तर भारत की नदियों में इतना अधिशेष जल है कि उसको अंतरित किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है? इसका भी अध्ययन करना था। और साथ ही साथ नदियों के जो जल में प्रवाह हो रहा है उसकी वैज्ञानिक जांच करनी थी कि क्या यह संभव है कि उत्तर भारत की नदियों के जल को नहरों के द्वारा दक्षिण भारत में पहुंचाया जा सकता है और कोई प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े। इन सब बातों को कि ये क्या व्यवहारिक परियोजना होगी, क्या नदियों में इतना जल उपलब्ध है और क्या ये वैज्ञानिक दृष्टि से संभव है नदी के प्रवाह को देखते हुए, इन सब चीज़ों के अध्ययन के लिए एक संस्था बनाई गई 1982 में, जिसका नाम है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। फिर 1982 के बाद ये सब बन गया और सारी परियोजना ठंडे बस्ते में रेफ्रिजरेट कर दी गई, ठंडे बस्ते में जम गई, कुछ नहीं हुआ। फिर सन 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने भी उत्तर भारत के अधिशेष जल वाली नदियों को दक्षिण भारत में कमी वाली नदियों को आपस में जोड़ने का एक सुझाव दिया था। अब भाई सोच लीजिए कि अगर सवाल ये पूछा जाए कि क्या इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, तो अगर आप एक लाइन लिख देंगे कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये मानते थे, जो इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, आज होते तो और ज़्यादा डेवलपमेंट, उनके विचारों का हम लोग और फ़ायदा मिला होता। तो जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही मान रहे थे कि इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, तो फिर हम आप जैसे तो फिर कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो ऐसी परियोजना पर प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा सकते जब खुद कलाम साहब इसके हिमायती थे। तो फिर 2002 में क्या हुआ कि कलाम साहब ने जब इसकी हिमायत की, वकालत की कि नहीं इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहिए, हमारे हित में है, तो 2002 में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को एक सुझाव देता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या सुझाव देता है? सर्वोच्च न्यायालय ये निर्देश देता है, सुझाव नहीं गाइडलाइन देता है, निर्देश देता है कि
भारत सरकार को नदियों को जो आपस में जोड़ने की परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करना चाहिए और इसको शीघ्रता से लागू करना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में दिशा निर्देश जारी किया था केंद्र सरकार को, और तब इस परियोजना को सन 2003 में ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था, इस परियोजना को, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना मानकर इस पर काम करना चाहिए, इसलिए इस परियोजना को NRLP नाम दे दिया गया, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया। तो इस परियोजना का नामकरण हो गया NRLP, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन पर, और फिर ठंडे बस्ते में जम गया। यही होता है हमारे यहाँ। अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई एक दशक तक। अब जो ये वर्तमान केंद्र सरकार चल रही है, फिर ये सुगबुगाहट इसमें तेज होती है। फिर जल शक्ति मंत्रालय को इसमें नोडल एजेंसी बनाया जाता है और उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि नहीं, इस परियोजना को आगे लेकर चला जाए। अब जाकर इस परियोजना पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो परियोजना है NRLP, जिसका पूरा प्रोजेक्ट 1980 में ही बन गया था, वो क्या है, कैसे इन नदियों को जोड़ा जाएगा, किन किन नदियों को, चूंकि अब काम हो रहा है तो किन किन नदियों को किस नदी से जोड़ा जाएगा, उत्तर भारत की कितनी नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, फिर उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की किन किन नदियों से जोड़ा जाएगा, ये सब है NRLP में। अब इस चीज़ का हम लोग अभी इस पे विचार कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको डेवलपमेंट बताने का प्रयास किया 19वीं शताब्दी से लेकर लेटर अब जो सरकार में हो रहा है, ये मैंने डेवलपमेंट बताया। अब ये क्या है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहली बात कि इसमें कितने जलाशय बनाए जाएंगे, 3000 क्या बनाया जाएगा, भंडारण जलाशय। इस परियोजना के तहत 3000 बांध जिनमें पानी को कलेक्ट किया जाएगा, भंडार किया जाएगा, स्टोरेज रिजर्वॉयर बनाया जाएगा 3000। और इस 3000 बांधों को और नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 15,000 किलोमीटर लंबी नहरें होंगी। नहरों की लंबाई कितनी होगी, 15,000 किलोमीटर। और इसमें कितनी नदियों को आपस में जोड़ना है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की कुल 37 नदियों को आपस में लिंक करना है। 37 नदियों को चुना गया है। तो नदियों की संख्या हो गया, नहरों की लंबाई कितनी भंडारण जलाशय जिनमें पानी अधिशेष जल को एकत्रित किया जाएगा। अब जो ये लिंक बनेगा, उत्तर भारत में कितने लिंक बनेंगे इंटरलिंक नदियों को जोड़ने के लिए, और दक्षिण भारत में कितने, तो कुल 30 लिंक बनेंगे जिनसे हम नदियों को आपस में जोड़ेंगे। इस 30 में से 14 जो लिंक होंगे वो हिमालयी नदियों में होंगे, और जो 16 लिंक होंगे वो प्रायद्वीपीय नदियों में होंगे। ये इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में निर्धारित किया गया है। अब ये जो नदियों की इंटरलिंकिंग होगी, कैसे कैसे होगी, तो इस परियोजना के अब 2 घटक हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला घटक है हिमालयी नदियों की इंटरलिंकिंग कैसे होगी, और दूसरा घटक है प्रायद्वीपीय नदियों की इंटरलिंकिंग कैसे होगी, किन किन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का अब प्रयास करूंगा। तो क्या है NRLP, कितना, ये सब मैंने बताया। अब ये जो 2 घटक हैं ये भी समझिए।
इसमें हिमालयी नदियों की जो पहला घटक है, हिमालयी नदियों की इंटरलिंकिंग, हिमालयी नदियों की इंटरलिंकिंग। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? देखिए, इस इंटरलिंकिंग, हिमालयी नदियों की इंटरलिंकिंग में क्या है कि देखिए यहाँ पर कौन सी नदी है, ये जो नदी है ये नदी है गंगा, और देखिए इधर से आती है जो ये ब्रह्मपुत्र। तो हिमालयी नदियों की इंटरलिंकिंग में गंगा और ब्रह्मपुत्र, और फिर हिमालय से और फिर हिमालय से जो भी इनकी सहायक नदियां निकल रही हैं, इन सभी नदियों पर भंडारण जलाशय बनाया जाएगा, स्टोरेज रिजर्वायर बनाया जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और हिमालय से निकलने वाली इनकी सहायक नदियों पर। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझिए कि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है, आप जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र, तो ये यहाँ पर ही, ये जो यहाँ ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर एक भंडारण जलाशय बनाया जाएगा। इस भंडारण जलाशय में मानसून के समय जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जो अतिरिक्त अधिशेष पानी आता है उसको जमा किया जाएगा, और फिर उसको नहर के माध्यम से इन छोटी छोटी नदियों से होते हुए, नहर के माध्यम से इन छोटी छोटी नदियों से लेकर इसको गंगा नदी तक जोड़ा जाएगा। वो पानी आएगा गंगा में, और फिर उस गंगा नदी के पानी को नहरों के माध्यम से दामोदर, स्वर्णरेखा नदियों से, दामोदर, स्वर्णरेखा नदियों से होते हुए इसको महानदी तक लाया जाएगा, और फिर महानदी में भी बहुत पानी होता है, फिर उनको नहर के माध्यम से, ये इसमें फिर नहर के माध्यम से गोदावरी लाकर पेन्नार नदी होते कृष्णा तक इस वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और फिर इसको यहाँ से फिर एक नहर बनाकर, और इसको नहर बनाकर फिर पेन्नार, साउथ की एक बड़ी नदी है कृष्णा और कावेरी के बीच में, इसको पेन्नार से होते हुए इसको कावेरी, और कावेरी से साउथ में मदुरई शहर है वैगई, वैगई नदी तक जोड़ा जाएगा। इस तरह से देखिए ब्रह्मपुत्र और गंगा और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन सब का पानी अंत में कहाँ तक, वैगई नदी तक पहुँचाया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कोसी नदी है। अब कोसी नदी को, यहाँ पे कोसी नदी में ऑलरेडी एक जलाशय, वहाँ बांध बना हुआ है, एक अलग जलाशय बनाया जाएगा, और कोसी के अतिरिक्त, कोसी को तो बिहार का शोक भी बोलते, बहुत पानी आता है कोसी में, और इसीलिए कोसी की जो मुख्य धारा है उसको संभाल ही नहीं पाती, तो उसको क्या यहाँ पे जलाशय बना के नहर के द्वारा घाघरा नदी में जोड़ दिया जाएगा। घाघरा नदी में इसको, घाघरा नदी में जोड़ के, और फिर घाघरा नदी, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ गंडक नदी में भी यहाँ एक जलाशय बनाया जाएगा, और गंडक में के जो अतिरिक्त पानी होगा उसको भी फिर घाघरा और गोमती से होते हुए, घाघरा और गोमती नदी से होते हुए इसको गंगा में ले आया जाएगा। तो कोसी का पानी भी घाघरा, और फिर घाघरा और गंडक का समस्त पानी गंगा, और फिर यहाँ पे शारदा नदी है, इसके पानी को यमुना, और फिर यहाँ पर एक स्टोरेज टैंक बनाकर और इसको इंटरलिंक करके ये सारा पानी जो है, जो अतिरिक्त पानी होगा, इसको राजस्थान और गुजरात तक, साबरमती तक लेकर जाया जाएगा। यानी ये जो इधर जो पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों की नदियों में जो अधिशेष पानी है, उस अधिशेष पानी को साउथ में तो ट्रांसफ़र करेंगे करेंगे, साथ ही जो पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात का जो शुष्क इलाका है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ भी लेकर आया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि इस इलाके में कुल 14 लिंक बनेंगे इन नदियों को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे कोसी को घाघरा से जोड़ने का लिंक होगा, कोसी को घाघरा से जोड़ा जाएगा, या फिर कोसी को मेची, एक छोटी नदी है, उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कोसी को मेची से जोड़ा जाएगा, या फिर गंडक को गंगा से जोड़ा जाएगा, गंडक को गंगा से इंटरलिंक किया जाएगा, या फिर गंडक को घाघरा से, गंडक को घाघरा से, या नहीं कह रहा हूँ मैं, और इन सब, ये सब लिंक है।
इस तरह से उत्तर भारत की इन नदियों को आपस में लिंक किया जाएगा नहरों के माध्यम से, और ये सारे जलाशय उनके स्रोत क्षेत्र ऊपरी इलाके में ही बनाए जाएंगे और पानी कलेक्ट करके फिर नहर से इन नदियों को आपस में जोड़कर वाटर ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसी तरह से दक्षिण भारत में भी जो इसको कहा जाता है साउथ वाटर ग्रिड, दक्षिणी जल ग्रिड, और उसमें भी फिर 16 लिंक बनाए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, गोदावरी को कृष्णा से, फिर कृष्णा को पेन्नार से होते कावेरी, कावेरी से वैगई, फिर केन को बेतवा से, यहाँ पे ये केन नदी है, यहाँ पे ये बेतवा नदी है, इसको आपस में जोड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे ये चंबल नदी है और चंबल में यहाँ पे काली सिंध है, यहाँ पार्वती है, यहाँ नहर से सबको जोड़कर फिर चंबल में पानी लाकर और फिर यहाँ राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ज़्यादा सिंचाई हो पाएगी। तो इस तरह से दक्षिण भारत के नदियों को जोड़ने के लिए जो घटक है उसको साउथ वाटर ग्रिड, दक्षिणी जल ग्रिड बोलते हैं। तो फिर ये इस परियोजना का जो अभी क्या करंट स्टेटस है वो मैं आपको बताने का प्रयास भी करना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो किस प्रकार नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा ये आपको मैंने बताने का प्रयास किया। जब अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए ना 38 नंबर का, तो आप भी एक छोटा सा मैप इस तरह से बनाइएगा। देखिए, प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता है, और चाहे आपका ज्योग्राफी है या नहीं है, एक छोटा सा मैप बना दीजिएगा प्रैक्टिस करने से। बस इस तरह से बनाकर इसको आप इस तरीके से घेर दीजिएगा, नॉट फॉर ए स्केल यहाँ पे लिख दीजिएगा, मापने योग्य नहीं है। और फिर इसमें आप कुछ नदियों को दिखा दीजिएगा, जैसे ये गंगा नदी हो गई, फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, लिख भी दीजिएगा संभव हो तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ये प्रयागराज में यमुना, फिर ये शारदा है, ये घाघरा है, इसको मिला दीजिएगा, गंडक है, कोसी है, इस तरह बस हो गया। और फिर आपको यहाँ ये नर्मदा है, ये तापी है, और फिर यहाँ से ये चंबल है, फिर सिंध है, बेतवा है, केन है, इस तरह से दिखा दिए। इधर सिंधु नदी जा रही है और इसकी सहायक नदियाँ इस तरह से ये बह रही। और इधर आप जानते हैं ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, ये वैगई है, इस तरह से यहाँ महानदी है, ये सोन नदी है, बस दिखा दिया। और कलर बस चेंज करके और इनको आप इस तरह से लिंक कर दीजिए, इधर पानी इधर ला दीजिए, इस तरह से आपस में इनको एक लिंकिंग करके दिखा दीजिए। बस इस तरह से दिखा देंगे, रिवर इंटरलिंकिंग नॉर्थ को साउथ से, आपका उत्तर बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि वर्तमान स्थिति क्या है, करंट सिनेरियो क्या है इस प्रोजेक्ट का, क्या ये प्रोजेक्ट जो है, क्या ये परियोजना धरातल पर उतार दिया गया है या क्या सीन है। तो ये जो परियोजना है, इसके तहत भारत में 2 नदियों को जो सबसे पहले जोड़ा जा रहा है वो है केन बेतवा। ये धरातल पर उतर गया है, क्योंकि यहाँ देखिए, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ, केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, ये धरातल पर काम शुरू हो गया है। ठीक है, 44,000 कुछ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें 90% केंद्र सरकार देगी, 10% यूपी एमपी की सरकारों को देना है। तो देखिए यहाँ पर ये केन नदी है, ये केन नदी है और ये बेतवा नदी है, और यहाँ से जो आ रही है ये यमुना की, ये दोनों सहायक नदियाँ हैं, केन और बेतवा। अब ये केन और बेतवा दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती हैं। तो इसमें 2 राज्यों का मामला है। अभी वर्तमान में दोनों ही राज्यों में एक समान पार्टी की सरकार है, इसीलिए आपसी मतैक्य संभव हो पाया, एग्रीमेंट संभव हो पाया। अब इनको लगता है कि नहीं, ये हमारे राज्य के भलाई के लिए है, जबकि ये ज़रूरत तो दशकों से रही होगी। बुंदेलखंड का इलाका है, सालों से जल संकट की मार झेल रहा हुआ ये इलाका है, लेकिन राजनीति ऐसी कि ये परियोजना धरी की धरी रह गई। लेकिन अब चलिए, देर से ही सही शुरू हो गई है। तो इस परियोजना के तहत वर्तमान में 25 दिसंबर 2004 क्या हुआ कि 25 दिसंबर 2024 हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के
छतरपुर जिले में इस परियोजना का शिलान्यास कर दिया और काम शुरू हो गया। इस परियोजना के तहत होगा क्या कि पन्ना जो है इस इलाके में, पन्ना टाइगर रिजर्व वाले इलाके में, यहाँ पर एक जलाशय बनाया जाएगा। दौधन गांव है वहाँ पे, दौधन जलाशय, यहाँ पे एक बड़ा सा जलाशय बनाया जाएगा। काफ़ी ऊंचा, 77 मीटर ऊंचा, लगभग 2 किलोमीटर लंबा वो जलाशय होगा, भंडारण जलाशय। यहाँ पे केन नदी पे बनाया जाएगा। और फिर चूँकि पठारी इलाका है तो इसमें 2 टनल यानी सुरंग भी बनाए जाएंगे। और फिर 221 किलोमीटर लंबा, अब इन दोनों के बीच इनको जोड़ने के लिए आपस में यहाँ से झांसी, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है झांसी, वहाँ तक नहर लेकर जाई जाएगी। इस नहर की कुल लंबाई होगी 221 किलोमीटर। 8 साल लगेंगे इस परियोजना को बनने में, बनकर तैयार होने में। 44,600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 90% केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और बस 10% यूपी और एमपी की गवर्नमेंट को इसमें वहन करना होगा। तो ये जो परियोजना है भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड को क्या क्या लाभ होगा। जैसा कि मैं पहले ही ऑलरेडी 1 दर्जन भर लाभ गिना चुका था, उन्हीं में से कुछ आपको बताऊं कि ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल 13 जिले आते हैं, लाखों करोड़ों की आबादी आती है। और इस इलाके में ये सूखा प्रभावित, ड्रॉट प्रोन एरिया है, सूखा सुभेद्य क्षेत्र है। तो सबसे पहली बात कि इन 13 जिलों में सूखे की समस्या दूर होगी, पहला लाभ। दूसरा, इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी जो अब तक नहीं है। यानी लगभग 11 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा हो पाएगी, मानसून पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा इस परियोजना में जो ये 221 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी और जो ये स्टोरेज टैंक बनेगा, तो इस स्टोरेज टैंक में यहाँ वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। और इससे कितना, 103 मेगावाट, 103 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। और इन 13 जिलों के लिए तो 103 मेगावाट बहुत ज़्यादा है। वो अतिरिक्त जो 113 इस 13 जिलों के लिए तो 100 मेगावाट बहुत ज़्यादा, 100 मेगावाट ही काफ़ी है। बाकी 100 मेगावाट तो बहुत ज़्यादा है। जो सरप्लस बिजली होगा वो यूपी एमपी के दूसरे इलाकों में भी ग्रिड के माध्यम से फैलेगा। और सिर्फ 103 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा ही नहीं, नहरों पर जो सोलर पैनल लगेंगे उससे 27 मेगावाट सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। यानी कुल मिलाकर 130 मेगावाट, अच्छी खासी मात्रा होती है विद्युत की। ये एक परियोजना से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी जनरेशन होगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल पाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। तो कृषि और उद्योग, खेती अच्छी होगी तो कृषि उद्योग संबंध सुदृढ़ होगा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। और इस इलाके से जो पलायन हो रहा है बड़े पैमाने पर, वो पलायन, जो ग्रामीण शहरी माइग्रेशन है, वो रुकेगा। तो इस तरह से इस बुंदेलखंड क्षेत्र की काया पलट हो जाएगी। हाँ, जो भी विवाद है कि जलवायु परिवर्तन के संभावना या बड़े पैमाने पर पन्ना टाइगर रिजर्व और इस सब में वन संसाधन को हानि होगी, इन सब समस्याओं पर ध्यान देकर कि जितनी हानि हो उससे ज़्यादा प्रतिपूर्ति करें, इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जो दूसरी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है वो बिहार से जुड़ी हुई है, उसको कोसी मेची लिंक परियोजना बोलते हैं। उसको भी इसी साल केंद्र सरकार की अनुमति मिल गई है। उसका जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट था वो पास हो गया और उसको भी राष्ट्रीय महत्व की योजना जो है वो स्वीकार कर ली गई। तो इस वाले आप इमेज में आएंगे यहाँ पे, तो देखिए मैं ये दिखा रहा था केन बेतवा। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो नदी है दैट इज़ केन, ये केन नदी है, सब यमुना में जाकर मिलती है। और ये जो नदी है ये बेतवा है, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी नदी ये नदी है बेतवा, और ये नदी है केन।
अब यहाँ छतरपुर के इलाके में ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा बांध स्टोरेज रिजर्वायर बनाया जाएगा, 77 मीटर ऊंचा होगा, 2 किलोमीटर बांध निर्मित होगा और 2 किलोमीटर लगभग लंबा होगा बांध। और यहाँ से 2 सुरंग बनाए जाएंगे और 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर ये जो ज़िला है, इस ज़िला का नाम है झांसी। यहाँ पर बेतवा में, क्योंकि केन में मानसून के समय ज़्यादा, इस इलाके में ज़्यादा बारिश होती है ना, क्योंकि पूरब से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो इसीलिए इस इलाके में ज़्यादा वर्षा होती है, तो केन में अधिक पानी आ जाता है, अधिशेष पानी होता है। उस अधिशेष पानी को नहर 221 किलोमीटर नहर के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा बेतवा में। और फिर बेतवा चूँकि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी नदी है, तो इस संपूर्ण इलाके में जो तमाम लाभ मैंने आपको गिनाए हैं वो मिलेगा। ये भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। दूसरी जो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, जैसा कि मैंने कहा, कोसी मेची लिंक परियोजना, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बिहार स्पेशल का भी हो जाएगा और आपको काम आएगा समग्रता से। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कोसी, यहाँ पे अगर मैं आपको बिहार का एक बड़ा मैप अगर आपको यहाँ पे बिहार का बनाकर दिखाऊं, फिर मैं उस मैप पे चलूँगा जो डाउनलोडेड वर्जन है। ये हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार मान के चलिए। अब यहाँ ये गंगा नदी, इस तरीके से ये गंगा नदी बहती है, गंगा। और देखिए यहीं से ये कोसी, कुर्सेला घाट पर ये मिल जाती है गंगा से, ये है कोसी। और ये है महानंदा, ये है महानंदा। अब कोसी को आप जानते हैं, ये कोसी वाला इलाका सुपौल, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा वाला जो इलाका है, ये हर साल बाढ़ग्रस्त होता है। कोसी सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है ना, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी में नेपाल साइड से बहुत पानी आता है। जो कोसी अपनी धारा में उस अधिशेष पानी को संभाल नहीं पाती और वो जल फैल जाता है, उसी को हम बाढ़ कहते हैं। और एक नदी है यहाँ से, ये किशनगंज ज़िले में ही, ये नेपाल में, यहाँ पर कौन सी श्रेणी है, नेपाल में मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं आप जानते हैं, पढ़ा चुका हूँ, महाभारत श्रेणी। तो नेपाल के महाभारत श्रेणी से ये नदी निकलती है। इस नदी का नाम है मेची, मेची। और ये नदी किशनगंज में महानंदा में मिल जाती है। अब इस परियोजना के तहत किया क्या जाएगा, इस परियोजना के तहत देखिए, यहाँ तो पहले से कोसी बैराज बना हुआ है और इससे पूर्वी कोसी नहर निकाली गई है। 40-44 किलोमीटर की लंबी कोसी नहर जो है वो पहले से निकाली गई है सिंचाई के लिए। बस इसमें किया क्या जाएगा कि उसी नहर को और आगे बढ़ाया जाएगा। वो नहर, यहाँ पे बांध बना हुआ है और यहाँ से इस नहर यहाँ तक है, तो इस नहर को ही आगे, ये नहर यहाँ तक है, अब इस नहर को ही आगे बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाकर जो कोसी का अतिरिक्त पानी होगा वो मेची में ट्रांसफ़र किया जाएगा और मेची से वो पानी पहुँच जाएगा महानंदा में। और इस महानंदा में वो एक्स्ट्रा पानी आया तो कोसी में बाढ़ की समस्या समाप्त हुई। और इसके कारण आप जानते हैं महानंदा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से होकर बहती है। तो एक ज़िला और यहाँ पे अररिया, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के 2 लाख से भी अधिक हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा, फिर जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन तमाम चीज़ों का उत्पादन हो पाएगा, रोजगार सृजन होगा। जो खेत जो सिंचाई से अभी तक अछूते हैं वहाँ सिंचाई पहुँचेगी, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समन्वित विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर आप, अब इस चित्र को मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया। तो ये जो कुल नहर की लंबाई होगी ना, इस नहर की कुल लंबाई 117.50 किलोमीटर होगी। 41 किलोमीटर नहर, पूर्वी कोसी नहर बना हुआ है, इसमें और 41 किलोमीटर से बढ़ाकर 76 किलोमीटर और नहर को आगे बढ़ाकर मेची में जोड़ा जाएगा। कुल 117.50 किलोमीटर उस नहर की लंबाई होगी। और ये जो परियोजना है ना, इस परियोजना को केंद्र सरकार ने अनुमति दी है एक नए स्कीम के तहत, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना डैश त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है और इसमें कुल जो लागत होगी, इस परियोजना में कुल लागत 6,282.32 करोड़ रुपए लगेंगे।
इस परियोजना में अनुमानित लागत है। और इसमें से 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार को वहन करना है। और ये परियोजना चूँकि इसकी भी शुरुआत हो गई है 2029 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा, तब जाकर कोसी जो बाढ़ लाती है उस पर भी बहुत हद तक उसकी तीव्रता को, जो हर साल बाढ़ लाती है या जो बाढ़ की विभीषिका है उसकी तीव्रता, उसको कम किया जा सकेगा, बाढ़ पर नियंत्रण करना संभव हो पाएगा। इसलिए बिहार के लिए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और ज़रूरी परियोजना है। तो इसकी भी शिलान्यास, इसको भी केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। तो कुल मिलाकर मैंने वर्तमान में और एक और परियोजना है जिसको भी मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार जो है, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार, इनमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हो गया है। वो तीसरी परियोजना होगी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत। वो तीसरी, ये चंबल नदी है, ये काली सिंध है, ये पार्वती नदी है, इनको नहरों से आपस में जोड़ा जाना है और इससे इनका पानी चंबल में, और फिर इस चंबल से आप जानते हैं चंबल पे कई बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, उनसे राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये जो कम जल वाला उपलब्धता वाला क्षेत्र है वहाँ सिंचाई, पेयजल और तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। तो ये संभवतः तीसरी परियोजना होगी। आगे इसको केंद्र सरकार की भी अनुमति मिलेगी। तो कहने का ये मतलब है कि इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन राज्यों को विश्वास में लेकर, जो हमारी संघवाद की अवधारणा है उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए केंद्र सरकार। तो कहने का ये मतलब है कि जो राज्य सरकारें तैयार हो जाएं, क्योंकि वो तो बिहार के केस में मेची बिहार में ही बहती है, छोटी नदी है, तो इसमें किसी दूसरे राज्य से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार ने इसका प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा कि हमको ये प्रोजेक्ट चाहिए। लेकिन बाकी सारी नदियां तो एक से अधिक राज्यों में बहती हैं, तो जैसे जैसे राज्य सरकारें सहमत होती चली जाएं अपने जनता और अपने सर्वहित को ध्यान में रखते हुए, वैसे वैसे केंद्र सरकार उनको स्वीकार करती चली जाए और स्टेप बाय स्टेप इस परियोजना को आगे बढ़ाने में ही हम सबका हित है। तो इस प्रकार से मैंने राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना को सभी आयामों से समझाने का प्रयास किया कि ये क्या है, इसका लाभ कैसे होगा, इसका विरोध क्यों हो रहा है और किस प्रकार नदियां आपस में जोड़ी जाएंगी, वर्तमान स्थिति क्या है और आपका क्या स्टैंड होना चाहिए, ये भी मैंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। फिर ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत जो मैंने पहले डिस्कस किया कि ये सवाल बनते हैं और इन सवाल का तैयारी करना चाहिए, अपने नेक्स्ट क्लास में मैं उन टॉपिक्स को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।